हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ग्रो ऑफ फार्मा। तो आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि जो अभी जीपैट 2025 में आपके लिए पास जो रिमेनिंग 15 टू 16 डेज बचे हुए हैं, उस टाइम पीरियड में आपको फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री जो है उसको कैसे पढ़नी है। ठीक है, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में आपको कौन कौन से टॉपिक्स जो है वो कवर करने हैं, क्योंकि ये एक बहुत ही मेजर सब्जेक्ट्स है। इसमें आपके कई सारे सब्जेक्ट्स इसके अंदर आते हैं। इसके अंदर आता है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आ जाता है, फिजिकल केमिस्ट्री आता है, मेडिसिनल केमिस्ट्री, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस एंड बायोकेमिस्ट्री। तो एक बहुत ही लंबा हाई वेटेज लगता है ये सब्जेक्ट्स, और कुछ स्टूडेंट्स को ये लिए ये सब्जेक्ट्स काफ़ी हार्ड भी लगता है। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम लोग बताएंगे कि जो ये रिमेनिंग टाइम पीरियड बचा है, इसको इस सब्जेक्ट के लिए कैसे आप मैक्सिमम यूटिलाइज कर सकते हो, कैसे आप फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में बेस्ट स्कोर कर सकते हो। ठीक है, तो क्या क्या बात करने वाले हैं आज की वीडियो में हम लोग। सबसे पहले वेटेज की बात करेंगे, ये सब्जेक्ट वाइज वेटेज कितना होता है, और माइनर सब इसके अंदर जितने सब्जेक्ट होते हैं उनका वेटेज कितना होता है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करेंगे, फिर उन टॉपिक्स में भी हमें क्या पढ़ना चाहिए और रिवीजन कैसे करना चाहिए। ये हम 4 पॉइंट्स बात करेंगे, सेम जैसे हमने फार्माकोलॉजी के लिए बात करी है, फार्मास्यूटिक्स एंड फार्माकोग्नोसी के लिए बात की। वेटेज की अगर हम बात करें तो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का ऑफिशियल वेटेज 38 क्वेश्चन का, बट ये अबाउट 40 क्वेश्चन या 40 प्लस क्वेश्चन भी हो जाते हैं। तो अगर हम 40 क्वेश्चन भी पकड़ के चलते हैं तो 160 मार्क्स इससे देखने को मिलते हैं। ठीक है, और 160 मार्क्स जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है, बहुत ही ह्यूज नंबर है इन जीपैट। ठीक है, सेम नाइपर में भी इसका अच्छा खासा वेटेज रहता है। ठीक है, तो आज फिर सबसे पहले अब देखते हैं कि हमारा सब्जेक्ट वाइज क्या वेटेज रहने वाला है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो हर साल लास्ट ईयर थोड़ा सा पेपर में कुछ स्लाइड चेंज देखने को मिला था। ऑर्गेनिक की जगह मेडिसिनल केमिस्ट्री का वेटेज बढ़ गया था, नहीं तो हर साल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अबाउट 14 टू 15 क्वेश्चन हर साल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से देखने को मिलते थे। फिजिकल केमिस्ट्री से आप 3 टू 4 क्वेश्चन, कभी कभी 5 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। मेडिसिनल केमिस्ट्री से ऑन एन एवरेज 5 टू 6 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन आते थे, बट लास्ट ईयर 12 क्वेश्चन आए थे। तो एनबीएमएस ने पेपर थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश की थी, तो मे भी इस साल या तो ऑर्गेनिक के नंबर बढ़ा सकते हैं या मेडिसिनल सेम आ सकती है। तो हमें दोनों पे फोकस करके चलना पड़ेगा। फार्मास्यूटिकल एनालिसिस ऑलमोस्ट 8 टू 9 क्वेश्चन हर साल देखने को मिलते हैं। बायोकेमिस्ट्री 3 टू 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इस तरह से आप वेटेज लगा सकते हो कि किस सब्जेक्ट का कितना वेटेज होने वाला है इसमें। ठीक है, अब सब्जेक्ट तो समझ में आ गया। अब हर सब्जेक्ट में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से होने वाले हैं वो हमें सबसे ज़्यादा जानने की जरूरत है, क्योंकि अब इस टाइम पे पूरा सब्जेक्ट तो पढ़ नहीं सकते आप। और अगर जिसने पूरा सब्जेक्ट पढ़ लिया है उसके लिए तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर अभी तक आपने पूरा सब्जेक्ट नहीं पढ़ा हुआ है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, जो टॉपिक में या जो इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूँ उनको अच्छे से करो, और अगर आपने पढ़ लिया है तो उन टॉपिक्स को अच्छे से रिवाइज करो। ठीक है, चलो अब सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करें। सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको पूरा बहुत अच्छे से करना है। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपका नॉमेनक्लेचर आ जाएगा, फिर आपके जितने इफेक्ट्स हैं लाइक रेजोनेंस हो गया, मेसोमेरिक इफेक्ट हो गया, ये सारी चीज़ें आपको अच्छी करनी है। SN1 SN2 रिएक्शंस, वैसे मैंने इसको अलग से यहाँ भी लिख रखा है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वैसे ये जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ही पार्ट है। उसके बाद एक जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वो आता है एसिडिटी बेसिसिटी। ठीक है, एसिडिटी बेसिसिटी के साथ ही साथ इसके साथ एक आता है स्टेबिलिटी। उस पर आपको 4-5 कंपाउंड दे देगा, फिर पूछेगा कि इसमें कौन सा सबसे ज़्यादा एसिडिक है, कौन सा सबसे ज़्यादा बेसिक है, या कौन सा सबसे ज़्यादा स्टेबल है। तो इसके बारे में आपको अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है, कि स्टेबिलिटी और एसिडिटी बेसिसिटी पे कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, इससे क्वेश्चन आपको कंफर्म देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद आपका हाइब्रिडाइजेशन भी इंपॉर्टेंट है। हाइब्रिडाइजेशन से क्वेश्चन आता है। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में देखो जनरल नोमेनक्लेचर तो पूछता ही है, वो कम पूछता है, बट आपका जो बाईसाइक्लो एंड ब्रिज कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, बाईसाइक्लो एंड ब्रिजेस कंपाउंड जो होते हैं, ठीक है, ब्रिज कंपाउंड्स, इनके नोमेनक्लेचर आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो उससे अच्छे से क्वेश्चन आ जाता है आपको। फिर आता है आपका आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म में आपका स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म से उतने क्वेश्चन नहीं आते। मेनली क्वेश्चन जो आता है वो आपका आता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म से क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म को आपको अच्छे से करना है। उसमें भी लाइक आपका जो ईजेड नोमेनक्लेचर है और RS नोमेनक्लेचर है उनको आपको अच्छे से कवर करना है। ठीक है, उसके बाद आता है नेम रिएक्शंस। नेम रिएक्शंस आपको अच्छे से करना है, क्योंकि नेम रिएक्शन से क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। लास्ट ईयर नेम रिएक्शन से एक ही क्वेश्चन था, बट उससे पहले तक क्वेश्चंस काफी आते थे। तो इस बार अभी हम उम्मीद कर सकते हैं कि नेम रिएक्शन से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, और नेम रिएक्शन में भी आपको क्या करना है, आपको सिंपल नेम रिएक्शन की ट्रिक बाय ट्रिक याद करनी है। ठीक है, आप जितनी अच्छी ट्रिक बना के निमोनिक्स आपको वीडियोस मिल जाएंगे, उस पर आप अच्छे से करो, और सारे नेम रिएक्शन को 1 से 2 पेज में अच्छे से लिख के उसकी ट्रिक बाय ट्रिक याद करो। कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन या बायोकेमिस्ट्री का पोर्शन है, हम वहाँ पे इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो ये आप इतनी चीजें आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़नी है, और किस टॉपिक में क्या इंपॉर्टेंट है वो भी मैंने आपको बता दिया। तो पहले उनको आप अच्छे से कवर करो। अब बात आती है फिजिकल केमिस्ट्री की। तो देखो, फिजिकल केमिस्ट्री में आपको बहुत ज़्यादा डिटेल डीप नॉलेज की जरूरत नहीं है, बस आप बेसिक नॉलेज याद रख लोगे तो आपका काम हो जाएगा। लाइक डाइपोल मोमेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इनके डेफिनेशन एग्जांपल्स पढ़ लो। सॉल्यूशंस में को-सॉल्वेंसी और उसके टाइप्स और कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के नाम याद कर लो, हो जाएगा। डिफरेंट लॉ लाइक राउल्स लॉ हो गया, बोयस लॉ हो गया, चार्ल्स लॉ हो गया, ये किस लिए यूज होते हैं। इन लॉ में 2 चीज़ें याद करो बस। ठीक है, कि
ये वाई मतलब किस लिए इनका यूज होता है, क्यों यूज किया जाता है, और कांस्टेंट, इसमें जैसे कुछ में एक आध चीजें कांस्टेंट हो जाती हैं तो वो कांस्टेंट क्यों होती है, कौन सी चीजें कांस्टेंट होती है, और इनका फॉर्मूला। ठीक है, ये 3 चीजें आप इसमें याद रख लो, बस लॉ इतने पे ही आपको खत्म हो जाएंगे सारे लॉ। फिर उसका जो इतने जैसे टर्म्स है, मोलरिटी हो गया, मोललिटी हो गया, नॉर्मेलिटी हो गया, इनकी आप बेसिक डेफिनेशन एंड फॉर्मूला देख सकते हो। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में लाइक आपका नर्स इक्वेशन हो गया, इलेक्ट्रोलिसिस हो गया, फैराडे लॉ हो गया, सॉल्ट ब्रिज हो गया, तो इन सब का फॉर्मूला और कंपोजिशन देख सकते हो। लाइक सॉल्ट ब्रिज इसके बीच में बनता है, ठीक है, क्या फॉर्मूला होता है, तो उसको आपको याद रखना। ठीक है, बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाना है। अगर आपके पास कोई भी डाइजेस्टर या कुछ हो तो आप उससे इसको अच्छे से कवर कर लो, उतना आप देख लोगे तो आपके लिए सफिशिएंट हो जाएगा फिजिकल केमिस्ट्री। ठीक है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको सारे लिमिट टेस्ट अच्छे से याद रख लो। आप पूरा लिमिट टेस्ट भी एक पेज में समराइज कर सकते हो समरी के फॉर्म में। बस आपको याद रखिए क्या रखना है कि लिमिट टेस्ट याद रखना है, फिर उसके बाद उसका रिएक्शन लिख लो उसके आगे। रिएक्शन के बाद उसमें लिख लो कि उसमें इंडिकेटर कौन सा यूज होने वाला है, इंडिकेटर लिख लो। और इंडिकेटर के बाद अगर कोई स्पेसिफिक ऑपरेटर्स, जैसे हमारा आर्सेनिक में गुडजिट्स ऑपरेटर्स है तो ऑपरेटर्स का नाम लिख लो। ठीक है, उसके बाद उसमें क्या लिखो, उसमें आपको लिखना है कि एंड पॉइंट क्या बन रहा है, एंड पॉइंट में कोई कलर चेंज हो रहा है, एंड पॉइंट में टर्बिडिटी आ रही है, या एंड पॉइंट में प्रेसिपिटेट बन रहा है। बस इतना याद रख लोगे आपका काम हो जाए। ठीक है, उसका रेडियो फार्मास्यूटिकल्स देख सकते हो, मोनोग्राफ्स एंड डेंटिफाइसेस देख सकते हो। मोनोग्राफ्स में आपको मेनली फार्माकोपिया देखनी है कि कौन सा एडिशन फार्माकोपिया का कब आया था, पहला एडिशन कब आया था, अभी रिसेंट एडिशन कौन सा है, वो आप देख लो, उतना आपका काम हो जाएगा। डेंटिफाइसेस आप देख सकते हो अगर आपके पास टाइम है या आपने पढ़ रखा है पहले से तो। ठीक है, बाकी ये 2 लिमिट टेस्ट आप अच्छे से कर लेना, इससे एक क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इस साल भी। अब बात करते हैं मेडिसिनल केमिस्ट्री। अब देखो, मेडिसिनल केमिस्ट्री पर्सनली मुझे बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगती थी, मैंने बहुत कम मेडिसिनल केमिस्ट्री पढ़ी थी, और काफ़ी स्टूडेंट्स का मेरे पास मैसेज भी आया था जिनको मेडिसिनल केमिस्ट्री में प्रॉब्लम थी। तो मेडिसिनल केमिस्ट्री में आपको क्या करना है मैं आपको बता दूं कि पहली बात तो ये टॉपिक्स आपको पहले करना है। स्टेरॉइड्स की केमिस्ट्री, केमोथेरेपी में जैसे पेनिसिलिन, टीबी ड्रग, मलेरिया ड्रग और केनोलोन्स हो गए। एएनएस करना है, लोकल एनेस्थेटिक, हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट और एंटीहिस्टामिन। ठीक है, अब इनमें आपको मेन फोकस किन कंपाउंड्स पे देना है। अब स्टूडेंट्स ये बोलते हैं कि सर सारे कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर क्या याद करेंगे। देखो यार, कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जिनके केवल 1 या 2 स्ट्रक्चर सब्स्टिट्यूशन चेंज करने से हो जाता है, तो उनका तो नोमेनक्लेचर आप याद रख सकते हो। बट कुछ ऐसे होते हैं जिनमें क्या होता है कि टोटली डिफरेंट होता है, तो सारों का आप नोमेनक्लेचर याद करने से पहले आप याद करो कि जितनी सिंथेसिस है सिलेबस में आपके, ठीक है, सिलेबस में जितनी सिंथेसिस है उनके कंपाउंड्स के नोमेनक्लेचर पहले प्रेफर करो। ठीक है, पहले उनके कर लो फिर बाकियों पे जाओ। और सिंथेसिस में आपको क्या करना है, आपको सिंथेसिस में ऐसे मैंने क्या किया था, मैंने 2-3 पेज में मैंने एक फ्लो टेबल टाइप में बना रखी थी। मैंने रखा था पहले, यहाँ पे रखा था मैंने कंपाउंड, कंपाउंड कौन सा है, ठीक है। फिर मैंने रखा था स्टार्टिंग मटेरियल क्या होने वाला है, और मैंने रखा था रिएजेंट, कि रिएजेंट क्या है। ठीक, बस ये 3 चीज़ें मैंने याद रखी थी कि इस पर्टिकुलर कंपाउंड की सिंथेसिस में क्या स्टार्टिंग मटेरियल लगने वाला है, और अगर कोई रिएजेंट यूज होने वाला है या कोई बीच में स्पेसिफिक चीज़ें होने वाली, जैसे टेम्परेचर बढ़ा दिया या केस बढ़ा दिया, तो इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है बस। तो इसको आप अच्छे से लिखो 2-3 पेज में, और वहाँ से आप इसको याद कर सकते हो। ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आप आराम से इसको कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद और उसमें भी सबसे पहले पूरे कम सिलेबस में जाने से पहले सबसे पहले इन 6 टॉपिक्स का पहले कर लो, उसके बाद सिलेबस में जाना अगर आपके पास टाइम बचता है या आपको और करने का है। ठीक है, ये बात हो गई मेडिसिनल केमिस्ट्री। नोमेनक्लेचर के लिए मैंने बता दिया कि आपको क्या नोमेनक्लेचर करो। ठीक है, और सेम चीज़ आप ये भी ध्यान रख लेना कि जैसे ये जो स्टेरॉइड्स जितने कंपाउंड्स आप पढ़ना, जो एक होता उसके आगे जैसे मैंने 3 कॉलम बनाए, एक कॉलम आप मोइटी का भी बना लेना कि उस पर्टिकुलर कंपाउंड्स में कौन सी मोइटी पाई जाती है। जैसे अभी रिसेंटली पूछा गया था, वारफेरिन का पूछा गया था 2024 में, इसमें उसमें कौन सी मोइटी है, कॉमरिन मोइटी होती है। तो ऐसे आप मोइटी का भी बना लेना, एक कॉलम मोइटी का डाल देना, तो और ज़्यादा ईजी आपके लिए, ज़्यादा अच्छी इनहेंस हो जाएगी आपकी प्रिपरेशन। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें बायोकेमिस्ट्री की, तो बायोकेमिस्ट्री में आपको क्या करना है, सबसे पहले आप प्रोटीन कर लो, कार्बोहाइड्रेट्स कर लो, एंजाइम करो, न्यूक्लिक एसिड, मेटाबॉलिक पाथवेज एंड लिपिड्स। फिर ये इसी ऑर्डर में आपको इनको करना है। ठीक है, अब कार्बोहाइड्रेट्स में भी आपको मेनली याद रखना लाइक इपीमर, मोनोमर, उसको अच्छे से कर लेना। ठीक है, प्रोटीन्स कर लेना आपको, इसमें केमिकल टेस्ट देख लेना प्रोटीन्स के, वो भी इंपॉर्टेंट है, उससे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। फिर एंजाइम से न्यूक्लिक एसिड है, मेटाबॉलिक पाथवे लाइक ग्लाइकोलाइसिस हो गई, क्रेब साइकिल हो गई, ग्लाइकोलाइसिस में किस स्टेप में एटीपी इन्वॉल्व हो रहा है, किस स्टेप में एटीपी निकल रहा है, वो चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद लास्ट में आप लिपिड्स भी देख सकते हो। ये बायोकेमिस्ट्री की बात होगी। तो इतना बायोकेमिस्ट्री में इंपॉर्टेंट है। बायोकेमिस्ट्री से अबाउट 3 to 5 क्वेश्चन आते हैं, तो बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आपने अभी तक पढ़ा हुआ है अच्छे से तो अच्छा रिवाइज करो, और अगर अभी तक पढ़ा नहीं है तो बहुत डीप में ना पढ़ो, आप बेसिक बेसिक कर लो ओवरव्यू, आपको ईजी क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा डीप में क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब हमारा जो लास्ट बचता है फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। तो फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में जो मेजर पोर्शन है ना, वो आपका स्पेक्ट्रोस्कोपी से ही कवर हो जाता है। मतलब मेजर जो पोर्शन है वो आपका स्पेक्ट्रोस्कोपी से ही कवर हो जाता है। उसके बाद जो रिमेनिंग पोर्शन बचता है वो बचता है आपका क्रोमेटोग्राफी से। फिर टाइट्रेशन से कुछ क्वेश्चन आते हैं, और टाइट्रेशन में भी स्पेसिफिक लाइक मोर्स वुलार्ड्स मेथड हो गया, फाजांस मेथड हो गया, इनसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो अब आपको करना क्या है, सबसे पहले स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़नी। अब स्पेक्ट्रोस्कोपी में लाइक यूवी में सबसे पहले आपको इंस्ट्रूमेंटेशन देख लेना है कि किसी भी स्पेक्ट्रोस्कोपी की मैं बता रहा हूँ उसमें इंस्ट्रूमेंटेशन देख लो कि क्या क्या इंस्ट्रूमेंट हो रहे हैं, लाइव मतलब सोर्स क्या है, डिटेक्टर क्या है, ठीक है, क्या चेंजेस हो रहे हैं, किसके लिए यूज़ कर रहे हैं। यूवी में एक पॉइंट है वुडवर्ड फिशर रूल।
ठीक है, वुडवर्ड फिशर रूल इसको कर लेना, बहुत सिंपल, फ्री के नंबर दे जाता है और हर साल इससे एक क्वेश्चन कंफर्म है पूछने वाला। ठीक है, तो ऐसे ही सेम चीजें सबके लिए आपको एनएमआर कर लो, आईआर और एमएस। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से कर सकते हो। तो इससे आपके स्पेक्ट्रोस्कोपी अगर आप कर लेते हो तो अबाउट, और आप समझ लो कि एनालिसिस के आपके 60% क्वेश्चन यहीं से आने वाले हैं। उसके बाद बचता है आपकी क्रोमेटोग्राफी, जीसी, टीएलसी, एचपीएलसी। इसमें बहुत डीप में नहीं जाना है, बस इनके प्रिंसिपल से कर लो अच्छे से, एग्जांपल्स देख लेना। ठीक है, अगर कुछ स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंटेशन है तो वो देख लेना। फिर टाइट्रेशन आ जाता है। टाइट्रेशन में आपको याद रखना, इंडिकेटर्स याद रख लेना कि क्या क्या इंडिकेटर यूज हो रहे हैं और उसमें क्या क्या रिएक्शंस में इंडिकेटर हो रहा है, तो क्या चेंजेस देखने को मिल रहा है, ये आप अच्छे से कर लो। ठीक है, स्पेक्ट्रोस्कोपी की अगर आपको नोट्स चाहिए, ठीक है, तो आप मेरे को व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके मैसेज डाल देना, तो मैं स्पेक्ट्रोस्कोपी के नोट्स वहाँ पे शेयर कर दूंगा आपको। ठीक है, मैंने शॉर्ट नोट्स बना रखे थे स्पेक्ट्रोस्कोपी के, मैं वहाँ पे डाल दूंगा। स्पेक्ट्रोस्कोपी में स्पेसिफिकली मैं बात करूँ तो एमएस मास स्पेक्ट्रोमेट्री के हैं, आईआर के हैं और एनएमआर के हैं, और साथ में हमारे पास जीसी और शायद एचपीएलसी के भी होंगे। ठीक है, तो इतना आप मेरे को व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज डाल देना, व्हाट्सएप ज्वाइन करके, तो मैं वहाँ पे इसको शेयर कर दूंगा आपके लिए। ठीक है, बाकी आपको जितना बताया इतना आप इजिली इसमें कर लो, तो आपके काम हो जाएंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा डीप में अब नहीं पढ़ना है। अब आपका टाइम आ गया कि अगर आपके पास डाइजेस्टर है तो आप उसको फॉलो करो, और नहीं तो आप क्या करो कि आप पढ़ते हुए ही एक A4 शीट लेके बैठो और जो जो मैंने बताया उसको पढ़ते हुए साथ में ही लिखते जाओ। तो उससे क्या हो जाएगा कि जब आप रिवीजन करने जाओगे तो आपको 4 पेज की 10 पेज की नोट्स की जगह आपको 1 से 2 पेज जो आपने खुद का लिखा है वो पढ़ना पड़ेगा। उससे आपका टाइम बचेगा और आप जल्दी रिवाइज कर जाओगे। यही इस टाइम पे मेन फैक्टर है। इतने कम टाइम में आप कितनी ज़्यादा चीज़ें रिवाइज कर सकते हो, कितनी ज़्यादा चीज़ें पढ़ पा सकते हो, यही आपका गेम है ये लास्ट 15 डेज बचे हुए थे। तो इसमें आप अच्छे से फोकस करो, क्योंकि आप जितनी अच्छी प्रिपरेशन इस टाइम पे कर ले जाओगे ना, जीपैट के टाइम पे अगर आपने अच्छी प्रिपरेशन कर दी, जो रिमेनिंग 15 डेज बचे हैं उनको अच्छे से यूटिलाइज करो, तो आपको जीपैट तो अच्छा होगा ही होगा। फिर नाइपर के लिए जो आपको 15 डेज मिलेगा ना, वो आप बोनस के लिए यूज कर सकते हो। बोनस के रूप में आप नॉन फार्मा अच्छे से कर सकते हो उस टाइम पे। ठीक है, और फार्मा के लिए आपका ये अच्छी प्रिपरेशन रहेगी। ठीक है, तो आपका उससे नाइपर में जो आपकी रैंक है वो ज्यादा बूस्ट हो जाएगी एज कम्पेयर टू जीपैट। ठीक है, तो आप ये सारी चीजें करो। सेम ऐसे ही वीडियो मैंने फार्माकोलॉजी के लिए, फार्मास्यूटिक्स के लिए एंड फार्माकोग्नोसी के लिए बना रखा, जिसमें मैंने उन सब्जेक्ट्स के लिए बताया कि उन सब्जेक्ट्स पे आपको कौन से टॉपिक और कैसे करने चाहिए। ठीक है, तो आप पहले अगर वो वीडियोस आपने नहीं देखे तो जाके वो वीडियोस भी देख लो। और एक नेक्स्ट वीडियो आएगा जिसमें हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे, जितने माइनर सब्जेक्ट्स हैं उनके बारे में डिस्कस करके ये सीरीज हम अपनी एंड करेंगे। अगर आपको इस सीरीज में और कुछ वीडियो चाहिए या और किसी टॉपिक में किसी चीज़ में आपको प्रॉब्लम आ रही है कि कैसे पढ़ना चाहिए, जैसे मैंने एक वीडियो मॉक टेस्ट पे बना दिया कि मॉक टेस्ट का स्कोर कैसे आप इंक्रीज कर सकते हैं। बाकी अगर आपको कोई चीज़ प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करना, मैं उसका एक डिटेल वीडियो लेके आ जाऊँ। ठीक, तो फिर आज का वीडियो हम लोग यहीं एंड करेंगे। और अगर आप जाके व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करो, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। और बाकी अगर आपको PYQ सीरीज में बताना भूल गया इस वीडियो में, PYQ सीरीज में हम डेली रात को 8 बजे करते हैं सारे टॉपिक्स के PYQs। एक कोई एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस हो गया था, सारे टॉपिक्स के PYQ जरूर सॉल्व कर लेना। अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है, तो क्वेश्चन आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन अभी नहीं सॉल्व कर सकते, आप PYQ सॉल्व करो। और PYQ आप ईयर वाइज सॉल्व कर सकते हो। अगर आप ईयर वाइज नहीं करने हैं, ईयर वाइज तो करना ही चाहिए, बाकी अगर आपको टॉपिक वाइज करने कि एक टॉपिक पढ़ लिया मैं इसके PYQ करना चाहता हूँ, तो डेली हम 8 बजे यहाँ पे PYQ डिस्कशन करते हैं। काफी टॉपिक्स के PYQ डिस्कशन ऑलरेडी हो चुके हैं और जिनके नहीं हुए वो भी एग्जाम से पहले मैं करा दूंगा, तो आप उसको देख सकते हो। ठीक, फिर आज का वीडियो हम लोग यहीं एंड करेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।